नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। मैं हूं पल्लवी वर्मा। हर बार की तरह हमारी कोशिश रहती है शो के जरिए हमारी फीमेल व्यूअर्स आर्थिक रूप से और मजबूत हो सकें और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर थोड़ी सी और अवेयर हो जाएं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ शो में जुड़े हैं जयंत पाय, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और PPFAS के वाइस प्रेसिडेंट। जयंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़ी बिजनेस पर। शो को शुरू करने से पहले बता दें क्या है शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। करना आपको सिर्फ यह है कि अपने मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज बॉक्स में जाकर SHE हमारा कोड लिखे 5755 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@ZNetwork.com। जब आप ईमेल से क्वेरीज भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें ताकि आपका सवाल हम शो में शामिल कर सकें। इसी नोट के साथ शुरुआत करते हैं आज के सवालों से। सबसे पहला जो है वो एक ईमेल है, सुमन ने भेजा है। ये पूछते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाह रही हैं और नहीं, इनफैक्ट उन्होंने 1 साल पहले एक टर्म प्लान लिया था और इनके एजेंट ने इन्हें इन्फॉर्म किया है कि टर्म प्लान की जो अवधि है यानी कि जो ड्यूरेशन है उसे वो कम कर सकते हैं। क्या ये सही है? जयंत, क्या बताएंगे आप इनको? सुमन जी, जब भी हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसका प्रीमियम कभी चेंज नहीं होता है। तो और जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी अपना एप्लीकेशन एग्जामिन या एसेस करती है तो दे डू इट ऑन बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स इंक्लूडिंग द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। तो यू कैन नॉट चेंज द मैच्योरिटी मिडवे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 20 साल का पॉलिसी लिया है तो कंपनी ने वही अनुमान लगा के आपका प्रीमियम डिसाइड किया दैट यू विल कंटिन्यू फॉर 20 ईयर्स। सो यू कैन नॉट रिड्यूस इट टू 10 ईयर्स सडनली। आपके एजेंट ने भले ऐसे कहा है लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने टर्म प्लान लिया है, टर्म प्लान आर रिन्यूएबल एवरी ईयर क्योंकि उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट नहीं है। तो आप जब भी चाहे आपका टर्म प्लान बंद कर सकते हो। तो अगर आपको आपका जो हाल ही में जो टर्म प्लान आपने लिया है वो आपको उचित नहीं लग रहा है तो आप ये साल या अगले साल उसको बंद करके जस्ट टेक अनदर टर्म प्लान फॉर 10 ईयर्स क्योंकि आपको 10 साल का चाहिए। ओनली थिंग, आपका जो प्रीमियम है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है क्योंकि 1 साल गुजरा है तो यह बिकम ओल्डर बाय 1 ईयर। बट इवन देन इट डजंट मेक सेंस टू कंटिन्यू द टर्म प्लान दैट यू डोंट वांट। So I suggest that you stop this next year and take a fresh plan either from the same company or from another company. जयंत, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे इन्होंने एक अपनी कंसर्न दिखाई है कि अगर टर्म कम करती हैं तो इसमें प्रीमियम किस तरह से डिसाइड होगा? The term of the policy is one of the factors while deciding the premium. कंपनी हर एक कंपनी के पास एक एक्चुअरियल टेबल्स करके होते हैं। So they will so other than the maturity, जो भी एप्लीकेंट है उनका एज, उनका हेल्थ स्टेटस एंड इवन देयर जेंडर, लाइक वुमेन नॉर्मली हैव टू पे अ लोअर प्रीमियम। सो ये सभी देख के वो प्रीमियम का अनुमान, प्रीमियम हैज बीन डिसाइडेड। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स। तो सुमन, हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसके साथ ही चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ। लाइन पर हैं डॉली। डॉली, आप सवाल पूछ सकती हैं अपना। हाय, आई एम हाउसवाइफ और मुझे पूछना था कि एक अच्छा चाइल्ड प्लान और एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान। आई हैव अ सन 3 वीक्स ओल्ड, उनके लिए जो बेस्ट चाइल्ड प्लान होगा और मुझे एक और इंश्योरेंस प्लान लेना है अच्छा सा अपने हस्बैंड के नाम से। ओके, चलिए डॉली, आपको राय दिलवाते हैं। जयंत, इन्हें 2 चीजों पर इन्होंने पूछा है। एक तो अपने बच्चे के लिए भी एक चाइल्ड प्लान लेने की सोच रहे हैं, इसके अलावा हाउसवाइफ हैं और अपने हस्बैंड के लिए भी पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी पॉलिसी लेना ठीक रहेगा। जयंत। Dolly, for your husband, I would recommend that you take an online term plan, either from Aegon Religare or from Aviva Life Insurance, because these are the 2 cheapest term plans available. क्योंकि ये पॉलिसीज एजेंट के थ्रू नहीं होते हैं, इसके लिए जो भी एजेंट का कमीशन है विच द कंपनी डज नॉट पे, दैट बेनिफिट इज पास्ड ऑन टू यू एज अ पॉलिसी होल्डर। सो द प्रीमियम्स फॉर दीज पॉलिसीज आर वेरी लो। सो आई सजेस्ट दैट इफ यू आर कन्वर्टेड टू द इंटरनेट तो आप इंटरनेट के थ्रू ये पॉलिसीज चेक कर सकते हो। रिगार्डिंग दी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर योर सन, मैं यूजुअली चाइल्ड प्लान्स लेने की सलाह देता नहीं हूँ क्योंकि एक तो ये समझने को थोड़ा टाइम लगता है निवेशक को, और दूसरा कि अगर निवेशक ऐसे पॉलिसी से खुश नहीं है तो वो बीच में रोकना काफी नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई चाइल्ड प्लान लेना ही है सो देयर आर 2-3 गुड कंपनीज विच ऑफर चाइल्ड प्लान्स। एक है अवीवा का एक पॉलिसी है यंग स्कॉलर करके, देन ICICI Prudential Smart Kid,
और HDFC यंग स्टार, ये सभी यूलिप पॉलिसीज है, तो इसमें कोई रिटर्न गारंटीड नहीं होता है. बट सिंस योर फाइनेंशियल गोल इज क्वाइट फार अवे, सो आई सजेस्ट यू चूज वन ऑफ दीज विद अ हाई इक्विटी कंपोनेंट. और दूसरा, चाइल्ड प्लान्स का एक बहुत अच्छा फीचर होता है वेवर ऑफ प्रीमियम, जिसमें अगर पेरेंट की मृत्यु हो तो पॉलिसी जारी रहती है, सो दैट द चाइल्ड डज नॉट लूज आउट. इन चाइल्ड प्लान यूजुअली इट इज एन ऑप्शनल फीचर, सो अगर आप चाइल्ड प्लान चुन रहे हो तो प्लीज टेक केयर टू ऑप्ट फॉर दिस राइडर नोन एज वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर. तो जयंत, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक तरह से जो इनका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग इनको चुनना चाहिए. आप जैसे अक्सर म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, पर क्योंकि स्पेसिफिकली जो हमारी कॉलर थी वो इंश्योरेंस पर ही सवाल था इनका, तो आपने यूलिप जैसे कि इनको सजेस्ट किया, हम स्क्रीन पर देख सकते हैं. और यूलिप में आप ये इनको थोड़ा सजेस्ट करेंगे कि जोखिम लेने की अगर इनकी क्षमता तो ही निवेश करें, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म का नजरिया इसमें रखना चाहिए. एक तो लॉन्ग टर्म का नजर रखना चाहिए, क्योंकि जो भी आप पॉलिसी के कमीशन और जो भी खर्चे होते हैं वो पॉलिसी के पहले 3 या 5 साल में ज्यादा कटते हैं. तो अगर आप 10 या 15 साल के एंगल से अगर लेते हो और बाद में आप 3 साल के बाद अगर बंद करोगे तो यू विल ओनली एनरिचिंग योर एजेंट एंड द इंश्योरेंस कंपनी एंड यू विल एंड अप मेकिंग अ लॉस. तो एंड सेकेंड इज कि इसमें रिटर्न गारंटीड नहीं होते हैं. सो इफ यू चूज वन विद एन इक्विटी ऑप्शन तो आप जितनी लंबी अवधि तक रख सकते हो उतना अच्छा है. सो एक तो आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड सेकंड इज योर होराइजन. सो इफ इट्स वेरी लॉन्ग देन आई सजेस्ट यू चूज यूलिप्स, अदरवाइज गो फॉर सम अदर प्लान और गो फॉर म्यूचुअल फंड. तो डॉली, अगर जोखिम लेने की क्षमता आप में है और होराइजन भी अगर आपका लंबा है, क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया था कि बच्चे के फ्यूचर के लिए उसकी पढ़ाई और बाद में उसकी शादी को लेकर आप निवेश करें, तो यूलिप एक अच्छा विकल्प हो सकता है. चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ. लाइन पर है अलका. अलका, पूछ सकते हैं आप अपना सवाल. जी, मेरा सवाल है कि मेरा गोल है अहमदाबाद में 5 से 7 साल के अंदर 30 लाख का फ्लैट लेना है. उसके लिए मेरा पोर्टफोलियो है HDFC टॉप 2000 पर टेक मंथ जाता है. SBI बिजनेस फंड में 1500 हर एक मंथ जाता है. SBI गोल्ड में मेरा 1500 जाता है. बैंक आरडी में भी निवेश जी अलका, आपने बैंक आरडी में भी कुछ निवेश किया हुआ है और कुल मिला के आप ये जानना चाह रही है कि आने वाले समय में आप 30 लाख रुपए कमाना चाह रही है, तो कोई बदलाव की जरूरत है या नहीं पोर्टफोलियो में? जी. ओके अलका, आपको सवाल का जवाब देंगे जयंत. बताइए जयंत, कैसे देखते हैं आप इनके पोर्टफोलियो को? उनका आपका पोर्टफोलियो ठीक है, क्योंकि इसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड सभी शामिल है. लेकिन आपको जो आपका टारगेट है 30 लाख, वो मुझे बेस्ड ऑन रियलिस्टिक एस्टिमेट वो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है टू अचीव विद इन अ टाइम फ्रेम. मैंने ये अनुमान लगाया कि आपका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है उसमें अगर आप 10% पर एनम का एवरेज रिटर्न कमाएं ओवर दिस पीरियड, एंड आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये दोनों इंश्योरेंस पॉलिसी डेट ओरिएंटेड है, दैट इज देयर इज नो इक्विटी कंपोनेंट इन दैट, सो यू विल बी अर्निंग अ मच लोअर रेट ऑफ रिटर्न. तो मैंने अनुमान लगाया कि आपको 6% पर एनम का रिटर्न इसके थ्रू मिलेगा. एंड ऑन अ रिकरिंग डिपॉजिट यू विल बी गेटिंग अराउंड 8%. तो अगर हम ये रिटर्न्स मान के चले तो आपको टोटल अराउंड आप 18 लाख जुटा सकते हो इन योर टाइम फ्रेम ऑफ 7 years. अगर आपको 30 लाख कमाना है तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना होगा. तो मैंने ये अनुमान लगाया कि ये जो 12 लाख का शॉर्टफॉल है उसके लिए यू शुड इन्वेस्ट अनदर 5,800 पर मंथ इन इक्विटी फंड्स. और अगर हम लोग ये मान के चले कि इसमें भी जो आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट है उसमें भी 10% पर ईयर का एवरेज रिटर्न आपको मिलेगा, तभी आप ये आपका टारगेट अचीव कर सकते हो. दूसरा, आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें HDFC टॉप 200 इज अ गुड वन, लेकिन SBI का जो इमर्जिंग बिजनेस फंड है दैट हैज बीन डूइंग वेल इन द लास्ट से 2 years, क्योंकि फंड मैनेजर जब से उसमें चेंज हुआ, लेकिन इट्स अ वेरी एग्रेसिव फंड. तो इसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं वो बाकी जो भी लार्ज कैप फंड्स है उससे बहुत ज्यादा है. तो ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल आई सजेस्ट टू स्टे विद दिस. नहीं तो उसका अगर आपको दिखे कि इसका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हो रहा है तभी आप इसको रिडीम कर सकते हो. अदर देन दैट मोस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स आर गुड, सो यू कुड स्टे पुट इन दैट. एंड आपका जो रिकरिंग डिपॉजिट है, एक बार दिस पीरियड इज ओवर, वी कैन नॉट गारंटी दैट द नेक्स्ट टाइम यू अर्न द सेम रिटर्न.
But even then, I suggest to continue with the recurring deposit because it's a very good and very inexpensive way of maintaining a debt component. तो जीएल का उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो आपके मौजूदा निवेश हैं उस पर राय दी जयंत ने आपको, और साथ ही आपको कुछ और फंड्स में भी सजेशन दिया है कि आप निवेश शुरू कर सकते हैं ताकि अपना 30 लाख का लक्ष्य पूरा कर सकें। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयंत। और इससे पहले कि हम आपके और सवाल लें, बता दें कि क्या है पार्टिसिपेट करने का तरीका। करना आपको सिर्फ यह है कि अपने मोबाइल के मैसेज टेक्स्ट बॉक्स में जाकर SHE हमारा कोड लिखकर 57575 पर भेजना होगा। आप ईमेल के जरिए भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@Zeenetwork.com। जब आप ईमेल से सवाल करें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें ताकि आपका सवाल हम ले सके और शो में शामिल कर सके। इसी नोट पे ईमेल लेते हैं। संपूर्णा देवनाथ है कोलकाता से। इन्होंने ईमेल पे पूछा है कि कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करे रहे हैं, 3500 रुपए हर महीने निवेश करें कुछ अलग अलग फंड्स में, और पूछते हैं कि कैसा पोर्टफोलियो है, कुछ बदलाव इसमें होना चाहिए नहीं। जयंत, कैसे देखते हैं इनके पोर्टफोलियो को आप? संपूर्ण, मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा है। इट्स क्वाइट अ गुड वन, क्योंकि एक तो इसमें बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है और दूसरा कि ये जो भी फंड्स है दे आर परफॉर्मिंग क्वाइट ओके। लेकिन इसमें एक ही है कि आपने HDFC म्यूचुअल फंड के काफी स्कीम्स लेके रखे। HDFC फंड म्यूचुअल फंड इज अ गुड फंड हाउस, लेकिन आई फील दैट वी शुड नॉट पुट ऑल आवर मनी इनटू वन फंड हाउस, बिकॉज कभी भी कुछ प्रॉब्लम अगर आए तो देन यू विल बी मोर सीवियरली इफेक्टेड। तो I mean, since all the funds are performing well, I am not suggesting that you immediately redeem any of them. लेकिन जो आपका गोल्ड फंड है, that is HDFC gold fund, that I suggest you switch to some other gold fund, such as Kotak gold fund और Reliance gold fund, क्योंकि गोल्ड फंड्स जो है वो अपने ही गोल्ड ETFs में निवेश करते हैं। So there is not much of fund management skill required for that. तो इसके लिए अगर आप एक गोल्ड फंड चुने या दूसरा, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो कोटक और रिलायंस दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं, सो आई सजेस्ट टू स्विच टू दैट। और बाकी जो है योर अदर स्कीम्स इंक्लूडिंग योर एक्सिस इक्विटी, ये सभी अच्छे स्कीम्स हैं। सो यू कुड जस्ट स्टे इन्वेस्टेड इन दैट एंड रिव्यू योर पोर्टफोलियो वंस अ ईयर। जैसे कि हमने इनका पोर्टफोलियो देखा है कि इन्होंने काफी सारे फंड्स एक ही एमसी से ले लिए हैं, तो कोई खास वजह, जैसे आप बता रहे हैं कि HDFC गोल्ड की जगह इनको स्विच कर लेना चाहिए कोटक गोल्ड या फिर रिलायंस गोल्ड सेविंग में, तो ऐसा कोई खास वजह ऐसा करने की? See, regard to the gold fund itself, मैंने जैसे कहा कि it does not matter which fund house you choose. Otherwise, the risk of investing too much in one fund house is that अगर fund manager में कोई change आए, so then a lot of money could suddenly leave the fund house. So that will mean that the scheme will have to sell the shares irrespective of the quality. So that could affect the unit holders who are left behind. फॉर एग्जाम्पल अभी फिडेलिटी में ऐसे हुआ है, क्योंकि जब से L&T म्यूचुअल फंड ने फिडेलिटी को टेक ओवर किया है, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो काफी यूनिट होल्डर्स दे हैव मूव्ड आउट ऑफ फिडेलिटी, सो दैट इज अफेक्टिंग द अदर्स हु हैव स्टेड बैक। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि HDFC में ऐसे होगा, बट देयर आर वेरियस थिंग्स। तो जैसे हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी इट इज गुड टू इन्वेस्ट इन एटलीस्ट 3 डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेज, so that we are not affected by such unforeseen changes. तो जयंत, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई है दर्शकों को कि एक साथ एक ही एमसी में बहुत सारा पैसा लगाने से थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो अगर रिस्क कम करना चाहती हैं तो आप अपना HDFC गोल्ड की जगह कोटक गोल्ड में स्विच कर सकती हैं। ये बाकी दर्शक भी इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं, हमारे अगला जो SMS है वो स्नेहा का है। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो पर राय मांगी है। बोला है कि 25 साल इनकी उम्र है, सालाना आय इनकी 4 लाख है और काफी सारी चीजों में इन्होंने निवेश किया हुआ। LIC भी निवेश कर रही है, PPF में भी इनका निवेश है और कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी रेगुलर निवेश कर रही है। होम लोन इन्होंने फिलहाल लिया है जिसकी मासिक जो EMI है वो 22,000 के करीब जाती है और आने वाले समय में बढ़ने वाली है। तो इन्होंने पूछा है कि पोर्टफोलियो में आगे जो खर्चे आएंगे उसको देखते हुए कुछ बदलाव करने की जरूरत है। जयंत, स्नेहा, मेरी राय हमेशा यह है कि अगर
आप यू आर इंडेटेड या कोई ऋण है आपका, तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू रीपे दैट। तो अभी इन योर केस आपका जो होम लोन है उसका ईएमआई भरना आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए, एंड नॉट इन्वेस्टिंग इन अदर थिंग्स। तो एक बार आपका ईएमआई का प्रोविजन हो गया एंड आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस है उसका भी अगर आप प्रोविजन करते हो, उसके बाद जो भी पैसा बचता है उसका आप निवेश कर सकते हो। आपने पीपीएफ में जो निवेश किया है मेरे राय में अच्छा इन्वेस्टमेंट हो, बिकॉज इट इज नॉट टैक्स्ड एट एनी स्टेज। एक तो आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स इन्वेस्टमेंट के टाइम पे देगा, प्लस इवन व्हेन यू विथड्रॉ इट आफ्टर 15 years इट इज नॉट टैक्स्ड। ओनली थिंग आपका जो जीवन आनंद है, अगर आपको कोई चेंजेस लाने हैं आपके पोर्टफोलियो में, सो आई सजेस्ट दैट यू स्टॉप पेइंग प्रीमियम इन बोथ दीज पॉलिसीज, एंड इफ यू वांट यू कुड डाइवर्ट द प्रीमियम टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें आप 79,000 पर ईयर दे रहे हो, तो अगर आप इसको बंद करेंगे, आई एम नॉट सेइंग सरेंडर द पॉलिसी, जस्ट कन्वर्ट इट टू अ फुल्ली पेड अप, तो आपके आगे के प्रीमियम आपको भरने नहीं पड़ेंगे। बट दैट विल लीड टू 2 things। एक तो आपका प्रीमियम फ्री अप हो जाएगा, बट सेकेंड इज योर इंश्योरेंस कवर विल बी रिड्यूस्ड अ लॉट। तो टू अवॉइड दैट व्हाट यू कैन डू इज, जो भी अभी 79,000 है, अ पार्ट ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू बाय एन ऑनलाइन टर्म प्लान फॉर अ वेरी बिग कवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसे एगॉन डेलीगर का iTerm 2 करके है, विच इज इंडियाज चीपेस्ट टर्म पॉलिसी, इफ यू कैन डिवोट अराउंड 14,000 rupees आउट ऑफ दिस, you can get a cover of 2 crores for a period of 40 years, which is a very good deal। तो और एक बार आपका इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, जो बाकी पैसे बचते हैं आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो। सो इन दिस केस आपका 65,000 बचेगा, तो दिस यू कैन डिवाइड इट इनटू 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एंड बिगिन इन्वेस्टिंग इन 2 or 3 म्यूचुअल फंड्स। तो मैंने ये अनुमान लगाया कि इफ यू जैन, जैसे आपने बोला कि होम लोन उन्होंने लिया हुआ है और आगे पीपीएफ में ऑलरेडी इनका निवेश चल रहा है, तो अगर हम ये जैसे टैक्सेशन के पर्पज से देखें तो पीपीएफ क्योंकि इनका टैक्स सेविंग एक इंस्ट्रूमेंट है ही और काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आगे भी इसमें बिल्कुल इसके ब्याज पे भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन होम लोन लेने से जैसे इनका ब्याज तो मतलब जो इनका टैक्स सेविंग होगी वो तो होगी ही, तो पीपीएफ में तब भी इन्हें निवेश जारी रखना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर आपका सेक्शन 80C का बेनिफिट एक्सपायर होगा, आई थिंक यू आर रेफरिंग टू सेक्शन 80C बेनिफिट, विच इज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लोन एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ। श्योर, अगर आपका वो सेक्शन अगर आपने फुल बेनिफिट लिया भी है, तभी भी मेरी राय हमेशा ये है कि आप पीपीएफ में निवेश करें, क्योंकि इफ यू लुक एट इट ऑन एन ओवरऑल बेसिस, इवन विदाउट दिस बेनिफिट यू आर स्टिल गेटिंग अ फार बेटर रिटर्न देन एनी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड डिपॉजिट और इवन पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। तो अगर आपका डेट का जो एलोकेशन है वो आप पीपीएफ से पूरा कर सकते हो। तो स्नेहा जैसे कि एंड ऑल्सो नाउ कमिंग बैक टू दी अर्लियर, ये जो है तो आपका जो अमाउंट है 65,000, दैट इफ यू डिवाइड इट इनटू से अराउंड 5,400 पर मंथ, तो 2,700 आउट ऑफ दैट इज 50-50 यू डिवाइड टू 2 गुड फंड्स। तो दिस यू कुड पुट इट इनटू 2 फंड्स, से डीएसपी इक्विटी फंड एंड आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी। तो इसमें आपका इक्विटी कंपोनेंट भी बढ़ते जाएगा एंड आपका इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा। सो दिस आई फील इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो उसने आप ये जो मल्टी कैप और मिड स्मॉल कैप फंड्स जैन में आपको सजेस्ट किया, आप उनमें निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा एलआईसी की जो आपकी पॉलिसी है उसे पेड अप करा के वहां से जो प्रीमियम आपका सेव होगा उससे आप एक ऑनलाइन टर्म प्लान ले सकते हैं। तो एक राय अच्छी आपके लिए हो सकती है। और इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ और सवालों के साथ जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। ये शो का लास्ट सेगमेंट है। शो को जारी करने से पहले आपको बता दूं कि क्या है पार्टिसिपेट करने का तरीका बेहद आसान है। करना आपको सिर्फ ये है कि अपने मोबाइल के टेक्स्ट बॉक्स में जाके SHE हमारा कोड लेके 57575 पर भेजना होगा। आप ईमेल के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@ZNetwork.com। ईमेल से जब आप सवाल भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें। और इसी के साथ हम अपना अगला सवाल लेते हैं। स्वाति है छत्तीसगढ़ से। इन्होंने टैक्स प्लानिंग पर राय मांगी है। कहती हैं कि इनकी उम्र है 31 साल, सालाना आय कुछ 5,16,000 रुपये के आसपास है और पूछ रही हैं कि पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करें कि इनकी टैक्स प्लानिंग भी हो सके। जयंत, क्या सजेस्ट करेंगे आप?
स्वाति, जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं, टैक्स प्लानिंग शुड नॉट बी द मेन एम. यू शुड चूज इन्वेस्टमेंट्स विच सूट यू एंड द टैक्स प्लानिंग शुड बी डन अराउंड इट. तो अगर आप से इक्विटी शेयर से कंफर्टेबल हो, लाइक इक्विटी इन्वेस्टिंग से, तभी आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स चुन सकते हो. अगर आपको इक्विटी स्कीम्स में नहीं निवेश करना है, तो कोई डेट ओरिएंटेड स्कीम्स ऐसे कई हैं जो आपको टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं. एक तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं हमेशा उसका समर्थन करता हूँ, बिकॉज यू गेट टैक्स बेनिफिट एट ऑल स्टेजेस. Second is government small savings schemes such as national saving certificates, like this is like NSC में दो ऑप्शन है, 5 years and 10 years. तो करंट रेट्स है अराउंड 8.6% to 8.9%. तो ये भी एक ऑप्शन है. अभी दूसरा है कि आपका ऑलरेडी जो आप खर्चा कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल योर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है. और अगर इक्विटी में निवेश करना है तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स आर द बेस्ट वंस. तो से फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड और HDFC टैक्स एडवांटेज, ये दो अच्छे स्कीम्स है. बट द मेन थिंग इज कि आप जब भी टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, ऑलवेज इंश्योर दैट यू इन्वेस्ट इन स्कीम्स दैट यू आर कंफर्टेबल विद, and don't just invest in something for the sake of tax planning. That includes taking an unnecessary life insurance policy or choosing a wrong type of life insurance policy. जी जयंत, तो स्वाति, जैसे कि आपको जयंत ने भी सजेस्ट किया है कि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और PPF जिसमें आप निवेश कर सकते हैं कुछ गारंटीड रिटर्न्स पाने के लिए. इसके अलावा अगर थोड़ा सा जोखिम ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड, ELSS होती हैं, कुछ सजेस्ट किए फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड और HDFC टैक्स एडवांटेज. इसके साथ आप टैक्स प्लानिंग करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं. इसी नोट पे हम शो को बाइंड अप करेंगे. जयंत, बहुत बहुत थैंक यू आपका इस शो में जुड़ने के लिए और हमारे जो कॉलर्स थे उनके सवालों का जवाब देने के लिए. अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और सवालों के साथ. आप देखते रहिए ज़ी बिजनेस.